Welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. Today we will discuss about factors affecting rate of reaction, rate of chemical reactions. Okay. Without wasting time, let's start. The first factor is concentration of reacting species. In our previous lecture, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि rate of reaction क्या होता है. This is change in concentration of any one of the reactants or products. आप अच्छे से appearance और disappearance के बारे में जानते हैं. अब हम वो factors देखेंगे. Definition में हमने बोला था ना, rate, then factors that influence rate of reaction. These are the factors. Concentration of reacting species. Okay. कोई भी journal reaction है, उसमें हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, चाहे वो सिंपल सी रिएक्शन यही क्यों ना हो. तो ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट. राइट. अब देखिए, अगर रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा? क्लियर. अगर हमारे पास लकड़ियां नहीं हैं तो आग कहां से जलाएंगे? हमारे पास एक तरफ है वुड, मुझे वुड से बनाना है चारकोल. मैं वुड की करूंगी ऑक्सीडेशन लिमिटेड सप्लाई के साथ, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड इट विल गिव मी चारकोल. राइट. अब जितनी वुड होगी ना, चारकोल उतना ही ज्यादा बनेगा. राइट. प्रोडक्ट पहले होता ही नहीं. जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है, शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट होता है. इन द बिगनिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो. ठीक है. आपको याद है हमने उधर न्यूमेरिकल्स किए थे. NaCl ये टूट के देता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. शुरू में ये 1 था और ये दोनों जीरो थे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी. राइट. तो शुरू में रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है 100% और प्रोडक्ट होता है जीरो. धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड करती है. शुरू में ये रही इधर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके. ये रहा रिएक्टेंट मैक्सिमम और टाइम क्या है? जीरो. इधर हमने ले लिया टाइम. रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही चलता है ना, कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम. तो धीरे धीरे कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है. और ये कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट जीरो. पहले प्रोडक्ट था ही नहीं. अब क्या हुआ? धीरे धीरे जितनी स्पीड से रिएक्टेंट कम होगा उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट बनता जाएगा. राइट. ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये रिएक्टेंट को. विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटती जाती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है. और इक्विलिब्रियम कब आता है? जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, देन देयर इज इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन. आप प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत अच्छे से केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़कर आए हैं. तो बेसिक सी बात है, दिखती सी बात है कि जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मतलब अगर A प्लस B और ये दे रहा प्रोडक्ट, राइट, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B. ठीक है. अगर एक ही होता तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता? किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता? A के. और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दो तो K इंटू A इंटू B. प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो तो इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A. तो रेट किसके बराबर होगा? K इंटू A. ये हम डिटेल में करने वाले हैं आगे. इस क्वेश्चन में आपको जस्ट 2 और 3 लाइंस लिखनी होती हैं दैट हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. तो मैं एक जर्नल से बात करूं, लार्जर इज concentration of reactants, more will be rate of reaction. That is, rate of reaction is directly proportional to concentration of reacting species. First point clear? जितने ज्यादा रिएक्टेंट उतनी ज्यादा स्पीशीज. जितना ज्यादा आटा गूंद कर रखोगे उतनी ही चपातियां बनेंगी. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, टेम्परेचर. चलो चपातियां ही बनाते हैं. अगर आप गैस को सिम कर देते हो
चपातियों की स्पीड कम हो जाएगी। फिर आप गैस को फुल कर देते हो तो चपातियां बनने की स्पीड बढ़ जाती है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मैंने कपड़े सूखने वाला एग्जांपल पहले दिया था। गर्मियों में कपड़े ज्यादा सूखते हैं, जल्दी सूखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। पानी को गर्म करेंगे तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, और अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रहने देंगे इट विल टेक मोर टाइम। आप चने भीगने को डालते हो, गर्म पानी में जल्दी स्वेल करते हैं कि ठंडे में? पता कीजिए, नहीं पता है तो पता कीजिए। ओके, मैं नहीं बताऊंगी। ओके, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो घटेगा। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और एक जर्नल सी टर्म रहती है कि अगर आप 10 डिग्री राइज टेम्परेचर कर दें ना, 10 डिग्री बढ़ा दें नॉर्मल टेम्परेचर से, आप ठंडा पानी ले रहे हो, अगर उसको थोड़ा सा गर्म करके उसमें चीजें भीगने को डालेंगे वो जल्दी स्वेल करेंगी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट ऑलमोस्ट बिकम्स डबल। हम इन सभी फैक्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहां सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रही हूं मैं। इसके बाद हमारे पास बारी आई नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, अब देखिए रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट। ओके, हाइड्रोजन क्लोरीन 2HCl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन HCl, यही बॉन्ड्स हैं। होगा क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा और HCl का बॉन्ड बनेगा। इंटरमीडिएट स्टेट में क्या रहेगा, ये रहा H, ये रहा Cl, ये बॉन्ड्स टूट रहे हैं और इनको मैं ऐसे बना देती हूं, ये फॉर्मेशन हो रही है। दीज आर ब्रेकिंग बॉन्ड्स एंड दीज आर फॉर्मेशन। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी ऑन द ease with which previous bonds can be broken. Okay, ease with which previous मतलब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स आर ब्रोकन। कितनी आसानी से रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूटते हैं, जितनी आसानी से टूटेंगे उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, राइट। एंड स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के बॉन्ड अनस्टेबल है, रिएक्टेंट के स्टेबल हैं, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। अगर रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, ओनली देन रिएक्टेंट विल प्रोसीड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो नेचर का मतलब कितनी आसानी से रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूट सकते हैं और कितनी स्टेबिलिटी के साथ प्रोडक्ट के बॉन्ड्स बन सकते हैं, उस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेती हूं, NO + O2 ये बन गया NO2, CO + O2 ये बन गया CO2। ओके, इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। ये लीजिए, बैलेंस हो गया। अब ये दोनों रिएक्शंस एक जैसी हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोच रहे होंगे इसमें फर्क क्या, दोनों एक जैसी रिएक्शंस हैं, बट दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट एंड दिस रिएक्शन इज स्लो। फास्ट है तो जल्दी होगी, मींस ये वाले बॉन्ड जो हैं these are unstable and this bond is more stable, और यहां उल्टा, ये स्टेबल होगा और ये क्या होगा, अनस्टेबल। रिएक्शन जरूर होती है, लेकिन जब आप दोनों को कंपेयर करते हैं ना, ये फास्टली होती है और ये स्लो होती है। जो जल्दी हो गया मींस क्विक, आसानी से NO2, ठीक है, these are easy to break as compared to कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जल्दी टूटेंगे, ये थोड़ा लेट टूटेंगे, जल्दी टूटेंगे तो जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज द मीनिंग। देखने में सेम लगेगा बट नेचर पे डिपेंड करेगा, और नेचर में हम किस चीज को कंसीडर करते हैं, नेचर के अंदर हम कंसीडर करते हैं द ईज विद विच प्रीवियस बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन एंड द स्टेबिलिटी विद विच द न्यू बॉन्ड्स, दैट इज बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट, आर फॉर्म्ड। ओके, नाउ द फैक्टर fourth factor is presence of catalyst. Okay,
अब ये कैटलिस्ट क्या काम करता है, लेट मी टेल यू इन अ वेरी इजी वे. ये आपका टाउन है, दिस इज योर होम टाउन, ठीक. और इस होम टाउन के पीछे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, और इस पहाड़ के ऊपर नागबिंद्रू का मंदिर है. ओके. अब कोई बाहर से आता है, वो पूछता है कि मुझे ट्रैकिंग के लिए नागबिंद्रू जाना है, तो मुझे रास्ता बताइए. ठीक है. तो आप में से कोई शरारती तत्व होगा तो वो बताएगा वो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, वहां पे है. अब वो बंदा बाहर से है, he doesn't know the way to that particular peak. ठीक. तो उसने देखा कि वो सामने है, तो उसको जो रास्ता दिखा वो उस तरफ से चढ़ना शुरू हो गया. कहीं पे खड़ी चढ़ाई, जो रास्ता उसको दिखाई दिया कि मैं इस पीक को क्रॉस करके उधर को चला जाता, वो चल पड़ा. ओके. एक और ग्रुप आया, और वो ग्रुप ने भी आके यही पूछा कि हमें ट्रैकिंग के लिए नागबिंद्रू जाना है, काइंडली टेल अस द वे. ओके. अब आप में से ही कोई अच्छा बच्चा होगा जिसका खुद का भी मन था कि मैं भी ट्रैकिंग पे चलता हूं, या अतिथि देवो भव, तो आप चलिए मैं आपको लेके चलता हूं. यू विल एक्ट एज अ गाइड. अब जो गाइड है उसने उस ग्रुप को साथ लिया, बस स्टैंड से गाड़ी हायर की, और आधे रास्ते तक गाड़ी में चले गए, गगार में जाके उतरे और वहां से चढ़ाई लगा दी. ठीक है. और अब आप समझ गए होंगे कितना शॉर्टकट रास्ता है वहां से. अगर आप एक दो मोड़ जाके केलन से ऊपर को स्टार्ट करते हैं, चढ़ाई भी ज्यादा है, इट विल टाइम कंज्यूमिंग. तो जो गाइड के साथ गया, गाइड क्या करता है, मिनिमम एनर्जी वाला रास्ता बताएगा, कम से कम ताकत लगानी पड़े उस रास्ते से लेकर जाएगा, और डेस्टिनेशन यहीं पे है. तो एक रोड से गए, आधे रास्ते हमने गाड़ी छोड़ी और यहां से फिर हम ट्रैकिंग पे चले गए, और दूसरा बेचारा यहां से पहले इस पहाड़ी पे उतरा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां जैसे पहुंच के हो सकता है वो शाम को पहुंचा, और आप दोपहर बाद ही, सुबह अगर आप जाते हो 5-6 बजे, तो 1-1:30 बजे तक दोनों मंदिर घूम के, आगे माता का मंदिर घूम के भी वापिस पहुंच जाओगे. तो गाइड ने क्या काम किया, गाइड ने एक ऐसा रास्ता दिया जो कि शॉर्टकट था. एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन के अंदर ये रही रिएक्शन, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, राइट. और इस पीक को क्रॉस करना है. अब कैटलिस्ट क्या करता है, ये एनर्जी ई थ्रेशोल्ड. ओके. तो यहां से यहां तक क्रॉस करके इधर पहुंचना है. कैटलिस्ट ने क्या किया, एक अलग रास्ता दे दिया. दिस इज विदाउट कैटलिस्ट एंड दिस इज विद कैटलिस्ट. अब देखो, अब ज्यादा ऊंचा नहीं जाना है, यहीं से शॉर्टकट मार के वहां पहुंच जाएंगे. तो विद गाइड जल्दी पहुंचेंगे, विदाउट गाइड वो बेचारे पता नहीं कहां कहां भटकते रहेंगे. तो आपने क्या सीखा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. ये तो 2 बार जाके वापिस आ जाएंगे. तो कैटलिस्ट जो है, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन. केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आप पढ़ के आ चुके हैं. तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. सरफेस एरिया की बात करें, हमने लकड़ी से आग जलानी है, और एक बहुत बड़ा लकड़ी का पीस है. क्या आप उसको माचिस की तीली से जला सकते हो? यू कांट. उसी पीस को छोटे छोटे पीसीस में कर दीजिए, सरफेस एरिया बढ़ गया, बुरादा कर दिया आपने उसका, अब वो एकदम से आग पकड़ेगा. आपने अपना टॉवल धोया और उसको ऐसे फोल्ड करके 10 फोल्ड लगाए और ऐसे तार के ऊपर डाल दिया, और आपके भाई ने अपना टॉवल धोया और उसको ऐसे बिखेर के डाला. किसका टॉवल पहले सूखेगा? जो बिखेर के डालेगा. क्यों? उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा. ठीक है. 1 गिलास पानी, इस पानी को मैंने शिफ्ट कर दिया थाली के अंदर, एक सेम गिलास में रखा और उतना ही पानी थाली में डाल दिया. कौन सा पानी पहले इवेपोरेट करेगा, गिलास वाला कि थाली वाला? यस, थाली वाला पानी सारे का सारा जल्दी उड़ जाएगा. क्यों? सरफेस ऑफ एक्सपोजर इज मोर. ज्यादा एक्सपोज्ड सरफेस है तो इवेपोरेशन
ज्यादा होगी। तो सरफेस एरिया जनरलाइजेशन क्या आई, लार्जर इज सरफेस एरिया, मोर विल बी केमिकल रिएक्शन, उतनी ही ज्यादा रिएक्शन होगी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज्यादा रिएक्शन। नाउ द फोर्थ वन, एक्सपोजर टू रेडिएशंस। देयर आर मेनी रिएक्शन H2Cl2 to HCl, इतनी आसानी से नहीं होती है जब तक आप इस पे फोटोन्स नहीं गिराएंगे, सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। वन मोर रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बना C6H12O6 विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। आप लोग पहचान गए होंगे कौन सी रिएक्शन की बात कर रही हूं मैं। तो दिस इज नो, अभी फोटोसिंथेसिस नहीं बनी है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगा। तो देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जो कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करती हैं, किसकी प्रेजेंस में होंगी, सनलाइट। ये रहा कैटलिस्ट, जब तक रेडिएशन नहीं होगी ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगी। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो सबसे पहले होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइट रिसीव करती है एंड बिकम्स एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगी ग्लूकोज। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इट विल गेट एक्टिवेटेड, देन इट विल कंबाइन विद वाटर, उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगी, तब ये रिएक्शन होगा। मीन्स देयर आर मेनी रिएक्शंस which do not depend upon concentration, they just depend upon exposure to radiation. So these were the factors that influence the rate of reaction, और हम इनको one by one हमारे next lectures के अंदर इनको एक एक करके describe करेंगे। Okay, now let us talk about first factor, that was concentration of reactants. Let us find out dependence of rate on concentration. Now we are going to discuss first factor. मैंने आपको पहले भी एक ग्राफ बना के बताया था, अब मैं उसको फिर से बना रही हूं। तो एक तरफ हमने ले लिया टाइम, बिकॉज when we are talking about rate of reaction, it will be change in concentration with respect to time. और इस साइड मैं इसको ऐसे लिख देती हूं, इस साइड हम ले रहे हैं कंसेंट्रेशन, राइट। अब देखिए दिस इज ओरिजिन पॉइंट, यहां पे कंसेंट्रेशन भी जीरो और टाइम भी जीरो, मींस यहां पे प्रोडक्ट जीरो, बिगिनिंग में प्रोडक्ट है ही नहीं, ओके। रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन लेट इट बी हियर, दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू जितना हम रिएक्टेंट ले रहे हैं। With the passage of time, reactant की concentration decrease होना शुरू हो जाती है। तो जितनी स्पीड के साथ reactant की concentration decrease करेगी, उसी स्पीड के साथ प्रोडक्ट की concentration increase करेगी, इस तरीके से। तो दिस, ये मैंने डार्क लाइन में जो ग्राफ बनाया है, दिस इज फॉर रिएक्टेंट्स, concentration of reactant, and this is concentration of product, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं with the passage of time concentration of reactants decreases and concentration of product increases, means rate of reaction depend कहां कर रहा है, किस बिगिनिंग किससे हो रही है उसकी, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो गुल्डर्ग एंड वाक, ये दोनों ही नॉर्वे के साइंटिस्ट हैं, और 1864 के अंदर दे वर वर्किंग ऑन रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड दे गेव अ जनरलाइज्ड लॉ, एंड दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। व्हाट इट सेज, एट अ गिवन टेम्परेचर, मेन given temperature, the rate of chemical reaction is directly proportional to rate
it is directly proportional to product of molar concentrations of reacting species. तो इसको मैं एग्जांपल लेके ही रेट को लिखती हूं. molar concentrations of the reacting species raised to the power their numerical coefficients. Okay, क्या मतलब है इसका? Let journal equation, journal reaction, let it be considered a journal reaction. अब जर्नल रिएक्शन क्या है? A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, 3 ले लेते हैं, लेट इट बी C मोल्स ऑफ C, और इससे बन रहा है प्रोडक्ट. क्योंकि सिर्फ रिएक्टिंग स्पीशीज ही इसके अंदर कंसीडर होंगी, तो इससे बना प्रोडक्ट. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, व्हाट इट सेज, एट गिवन टेम्परेचर rate of reaction, it is directly proportional to product of molar concentration. ये रहा फर्स्ट रिएक्टेंट, सेकंड रिएक्टेंट, थर्ड रिएक्टेंट. ओके, तो इन तीनों की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. तीनों की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स. तो जो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स लगे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगे हैं, वो इसकी रेज टू द पावर हो जाएगी. A, B and C. This is the meaning of this definition. अब rate of reaction, it will be equal to K into concentration of A raised to power A, B raised to power B and C raised to power C, where K is equal to rate constant. दिस इज रेट कांस्टेंट. फिर एज यूजुअल हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे. व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, कंसेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 1, कंसेंट्रेशन ऑफ सी इक्वल टू 1, तो रेट किसके बराबर आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, इट विल बी के इंटू 1. अब रेज टू पावर देखो, यहां पे 1 2 3 जितना भी हो, चाहे 100 हो, 1 रेज टू पावर 100, तो 1 ही आएगा. इंटू 1 1 1 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के. फिर हम क्या करते हैं? इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. दैट, मैं यहां लिख देती हूं, rate constant is the rate of reaction, is the rate of reaction when concentration of reactants is taken to be unity. This is the definition of rate constant. So it may be defined as, it is the rate of reaction when concentration of reactants is taken to be unity. It becomes rate constant. तो ये था law of mass action कि जब प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो व्हाट हैपन्स? रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट का कंसीडरेशन कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ग्राफिकली हम दिखा सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद टाइम एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि प्रोडक्ट बनना शुरू होता है और रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. मास एक्शन, मास इन एक्शन, एक्टिविटी ऑफ मास. यहां पे कौन सा मास है जो एक्टिविटी शो कर रहा है? दैट इज अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट्स, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बारे में. ठीक है, उससे पहले मैं रेट कांस्टेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में आप लोगों से बात करती हूं. तो आप में से जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, तो अभी आपने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन
rate of reaction, it was equal to K. तो K is, this is rate constant, और इसको बोलते हैं velocity constant, और इसको बोलते हैं specific reaction rate. तो एग्जाम के अंदर इन तीनों में से किसी भी नाम से पूछा जाए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तो आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. और रेट कांस्टेंट क्या है, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन टू बी यूनिटी. तो इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखिए जरा. Rate of any reaction depends upon value of rate constant and increases as the rate constant increases. अब देखिए rate is equal to K. तो rate of reaction depend करता है rate constant की वैल्यू के ऊपर. डायरेक्ट में है ना, दोनों इक्वल है एक दूसरे के. तो अगर ये बढ़ती है वैल्यू तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा. तो आपको दो रिएक्शंस की अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाए तो मान लीजिए एक की वैल्यू है 2.92 और दूसरे की वैल्यू है 1.90. तो ये वैल्यू लार्ज है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन इट विल बी ग्रेटर देन दिस रिएक्शन. तो जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड इंक्रीजेस एज द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस. तो इट वाज द फर्स्ट पॉइंट. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर. आप किसी भी इक्वेशन में लिखेंगे तो रेट किसके बराबर है, K इंटू कंसंट्रेशन टर्म्स रेज टू पावर उसकी जो भी पावर होगी. तो इट इज डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा. ओके. सेकेंड इज एवरी रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से अफेक्ट होता है. इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर. तो हर रेट ऑफ रिएक्शन एक टेम्परेचर पे अलग होगा, दूसरे टेम्परेचर पे अलग होगा. तो उसी तरीके से एवरी रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ये अलग अलग रिएक्शन की बात कर रहे हैं. और अगर रिएक्शन सेम है, फॉर द सेम रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद चेंजिंग टेम्परेचर. मान लीजिए मैंने एक ही रिएक्शन लिखी है. ओके. तो मेरे पास है H2 और सिंपल रिएक्शन लेती हूं मैं. लेट इट बी अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. ठीक है. तो इसके लिए आपको पता है, आप लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़कर आए हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और एक्सोथर्मिक होती है. -92 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू रहती है किलो जाउल पर. इस रिएक्शन का है किलो जाउल, लेकिन 2 मोल है, जब 1 मोल में लेते हैं तो 46 पॉइंट समथिंग आता है. ओके. इस रिएक्शन की वैल्यू लेट द टेम्परेचर इज 298 केल्विन. ये कुछ और होगी. इसी रिएक्शन का हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर T2 एंड इट इज 310 केल्विन. आगे को जाते हुए रिएक्शन है एक्सोथर्मिक. और जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाती है, जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर को कंज्यूम करेगी, एंड दैट इज टुवर्ड्स एंडोथर्मिक. अब अमोनिया कम बन रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी. तो देख लो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया. टेम्परेचर चेंज करते ही रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया. तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ मींस रेट कांस्टेंट भी चेंज हुआ. ठीक है. तो फॉर द सेम रिएक्शन, अगर रिएक्शन सेम है तब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक टेम्परेचर पे अलग होगी, दूसरे टेम्परेचर पे अलग होगी, तीसरे टेम्परेचर पे अलग होगी. इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है जब 10 डिग्री राइज देते हैं. द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, प्रेशर एंड वॉल्यूम. यस. रेट K into concentration of A into concentration of B. It is quite independent of concentration of reacting species, pressure and volume. जब ये यूनिटी हो जाता है तो रेट और K दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं. ठीक है. रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर,
K डिपेंड नहीं करता, क्योंकि K रेट किस रेट के बराबर होता है? K is the rate of reaction when concentration terms are unity. 1 मोल पर लीटर हम लेंगे, तो रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता कंसेंट्रेशन के ऊपर. कौन कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, प्रेशर एंड वॉल्यूम. डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे. देन units of rate constant depend upon nature of the reaction or order of the reaction. ये हमारे पास दो नई टर्म्स आई हैं, nature and order of the reaction. देखिए, order of reaction से हम इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे निकालते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे. ये रहा रेट, a raised to power कुछ भी नहीं मीन्स 1, तो दिस इज ऑर्डर 1. अगर ये रेट है k, a raised to power 2, तो ऑर्डर आ गया 2. तो आप देखिए अब यहां पे k किसके बराबर होगा? रेट अपॉन a. यहां किसके बराबर होगा? k, रेट अपॉन a स्क्वायर. तो ज्यादा डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगी जहां हम ऑर्डर और यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप इतना देख लीजिए जैसे जैसे ऑर्डर चेंज होता है इक्वेशन चेंज हो जाती है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. अब हम देखते हैं जरा डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट. दोनों में फर्क क्या है? लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट. Now let us find out differences between rate of reaction and rate constant. Both are interrelated with each other, present in the same equation. But what are the differences? Now rate of reaction, as usual, first point will be their definition. It is the change in the molar concentration of reactants per unit time. Done. And it is a constant of proportionality and equal to rate of reaction when molar concentrations of each reactant is unity. Right. ये रहा rate. It is equal to K into concentration of A into concentration of B. Let it be raised to power A and B for a reaction. तो ये rate और ये रहा rate constant. ये दोनों बराबर कब होंगे? जब ये दोनों terms क्या हो जाती हैं? Unity. Its value at any instant of time depends upon molar concentration of the reactants at that time. आपने ग्राफ में देखा रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन विथ टाइम डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज होती जाती है. रिएक्शन के किसी भी इंस्टेंट टाइम के ऊपर मैंने आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट का बताया था कि एक रिएक्शन 30 मिनट्स के लिए प्रोसीड करती है. आप हर सेकंड का रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं. तो वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑलवेज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर क्या कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और टाइम कितना लिया, दैट विल गिव रेट ऑफ रिएक्शन. इट मींस इट्स वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट दैट टाइम. लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, चाहे कोई भी टाइम हो. इट डजंट डिपेंड अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली. नाइदर इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर और वॉल्यूम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. नाउ द लास्ट पॉइंट, इट्स यूनिट्स आर ऑलवेज मोल पर लीटर पर टाइम. अब देखिए जरा इसकी कंसेंट्रेशन की रेट की हम निकाल के देखते हैं वैल्यूज. तो K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A. ठीक है, रेट किसके बराबर होता है? चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. अब यहां आ गई कंसेंट्रेशन, चाहे वो डिक्रीज हो रही है चाहे वो इंक्रीज हो रही है. तो यहां आ गई कंसेंट्रेशन टर्म. कंसेंट्रेशन हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मोल पर लीटर. और टाइम हम किस में करते हैं? यहां मैं टाइम ही लिखूंगी. डिपेंड करता है आप सेकंड में ले रहे हो, मिनट्स में ले रहे हो या आवर्स में ले रहे हो. रिएक्शन की स्पीड पे डिपेंड करेगा. तो कितना क्या आया हमारे पास? मोल पर लीटर और
टाइम इनवर्स। तो रेट आप इसी के बराबर लिखेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये यूनिट्स हमेशा सेम आएंगे, हमेशा यही यूनिट्स आएंगे। रेट का मतलब मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। लेकिन यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट जब आप इसको लिखेंगे रेट इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन, तो इसके यूनिट्स डिपेंड करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड ऑल्सो अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सेम चैप्टर। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें।